गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, ठीक है, और कुछ कर चुके हैं इसके अंदर, जो आपको भी पता है कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं इसके अंदर। तो देखो इसमें क्या क्या हम लोग कर चुके हैं। चार्जिंग सेक्शन हम लोग कर चुके हैं, चार्जिंग सेक्शन 22 हम लोग कर चुके हैं। जीएवी निकालना हमने सीख लिया है ना। और जीएवी कैसे निकालते हैं, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। उसके बाद लोअर लेना होता है, स्टैंडर्ड रेंट लगाना होता है। उसके बाद उसको कंपेयर करना होता है एक्चुअल रेंट से, फिर हायर। तो हायर लोअर हायर का कॉन्सेप्ट लगता है। एक चीज़ छोटी सी रेक्टिफाई कर लेना, ये यहाँ पे जो इसने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो जीएवी नेट सेल में बता रखा है, तो यहाँ पे जो जीएवी में से हम लोग यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है अनरिलाइज रेंट, ये काट दो यहाँ से, ये नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनरिलाइज रेंट हम अलग से, अनरिलाइज रेंट जहाँ पे चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप अलग से देखोगे तो जीएवी में से दो चीज़ें माइनस होती हैं, यस और नो। एक म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने म्युनिसिपल टैक्स, वो भी पेड वाला, ओनर ने जो पे किया हो। और एक माइनस होता है अनरिलाइज रेंट। तो ये अनरिलाइज रेंट यहाँ माइनस नहीं करना है, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। तो सिंपल एमवी और एफआर विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, देन एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल टैक्स की दोबारा बात कर लेता हूँ। तो म्युनिसिपल टैक्स, अच्छा, लेट आउट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड आएगी तो मैं खुद बोलूँगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड का तो हमें जीएवी निकालना ही नहीं है, उसका जीएवी निकालना ही नहीं है, उसका तो डायरेक्टली एनएवी क्या होता है, निल होता है। नेट एनुअल वैल्यू उसकी डायरेक्टली क्या होती है, निल होती है। तो म्युनिसिपल टैक्स, हाँ जी, पेड बाय ओनर होना चाहिए। कौन से साल का? प्रीवियस, हाँ कोई भी साल का, सीधे बोल दो कोई भी साल का, चाहे प्रीवियस हो, करंट हो, एडवांस हो, कुछ भी हो। अनरिलाइज ओनली करंट ईयर, ओनली जो करंट ईयर में हमें अनरिलाइज रेंट नहीं मिला वो माइनस करेंगे। इसी के बारे में आज की क्लास के अंदर हमें डिस्कशन करना है। ये कुछ बातें अनरिलाइज रेंट से रिलेटेड यहाँ पे भी मैंने लिखी है। अनरिलाइज रेंट जो डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड ओनली इफ रूल 4 की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होंगी तो जाके, अदरवाइज नहीं। और रूल 4 में कंडीशन क्या लिखी है, पूरा टॉपिक मैंने डाला हुआ है, ये रहा अनरिलाइज रेंट का पूरा टॉपिक, रूल 4। और क्या कंडीशंस हैं? 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जो टेनेंट है वो बोनाफाइड होना चाहिए, मिल गया सबको। दूसरी कंडीशन, जो टेनेंट है वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि उसने हमें किराया नहीं दिया है और प्रॉपर्टी खाली करके नहीं जा रहा है, हमने उसके लिए स्टेप कंपेल की है, मतलब हमने एफआईआर करवा रखी है उसके नाम की कि ये हमारी प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन टेनेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई आपका रिश्तेदार है, कि आपके चाचा जी आपके टेनेंट है, ये चीज़ रिलेटिव तो जेन्युइन नहीं हुआ ना, ठीक है। अब मेरा ही बेटा क्लास में बैठा हुआ है तो देखा जाए तो मैं उसके लिए बोनाफाइड नहीं रहूँगा कई चीज़ों में, आ गई बात समझ में, वो वाली कहानी। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। रिश्तेदारी घर पे, यहाँ क्लास है, तो मेरा बेटा होगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसे क्लास में। उसके बाद डिफ़ॉल्टिंग टैलेंट इज़ नॉट, अच्छा पहले जब तक बेटा नहीं था तो बोल नहीं सकते थे ऐसे, अब है तो बोल सकते, ठीक है। डिफ़ॉल्टिंग टैलेंट नॉट ऑक्युपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी, आपकी कोई और प्रॉपर्टी में वो ऐसा टेनेंट ना रह रहा। पता लग रहा है दिल्ली में द्वारका की प्रॉपर्टी है, उसका रेंट नहीं दे रहा, तुम कह रहे हो लक्ष्मी नगर में रहता है, 2 प्रॉपर्टी में रहता है। हो सकता है एक टेनेंट 2 प्रॉपर्टी में रहता हो, 2 प्रॉपर्टी किराए पे ले लियो,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है नॉट ऑक्युपाइंग इन एनी अदर, और किसी में नहीं होना चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी में हो जिसका वो आपको किराया। जब एक का नहीं दे रहा तो आप दूसरी प्रॉपर्टी दे कैसे दे रहे हो उसको, कहानी है। और लास्ट क्या है, एसएससी हैज़ टेकन ऑल द, ये सारे स्टेप्स आपने लिए हैं, ठीक है। और एओ को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। एओ अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म गया हुआ है ना, उसमें जो आपने अनरियलाइज रेंट माइनस किया होगा वो अलाउड है। अच्छा, होता क्या है, हम तो फाइल कर देते हैं अपनी आईटीआर, अगर स्क्रूटनी बोलते हैं उसको, स्क्रूटनी का मतलब कि अगर आपका केस लगता है, अगर एओ आपके ऊपर नोटिस भेजता है कि हाँ भाई मुझे रीज़न बताओ, अनरियलाइज रेंट माइनस किया है, मुझे रीज़न बताओ, तो आप क्या देने वाले हो, उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एफआईआर की कॉपी, आ गई बात समझ में, और एक एफिडेविट दोगे। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा होता है, एक एफिडेविट दोगे, 10 रुपये का एफिडेविट आपने बनवाना है, और उसमें ये लिखना है कि सर जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है, मतलब कि वो मेरी किसी और प्रॉपर्टी में नहीं रहता, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोगों को ये काम करना होता है। और उसके बाद आप भेजोगे और क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर मान जाएगा आपकी बात को। और अगर आपके पास ये सब नहीं हुआ और आप अपनी प्रॉपर्टी से बता रहे हो कि जी हमारे पास 10 प्रॉपर्टी हैं, किराया नहीं आता हमारी प्रॉपर्टी से, तो उसको भी शक होगा ना कि भाई ये क्या है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई क्लास मिस हो रही है, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आईसीएसआई ने पेपर लिया, मैंने क्वेश्चन भी चेक कर लिए, जो मैंने पढ़ाया वो आया, अब तो आपके पास स्पायरल भी है, फिर भी आप पास नहीं हुए तो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए आज एक चीज़ सीखनी है कि सर आपने जो दे दिया वो 100% मटीरियल है, तो एज अ गुड फेथ आपको उसके ऊपर काम करना है। JIGL हमारा मॉड्यूल है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी कंडीशन थी इसलिए मैंने बता दी, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल तो हम मान के चलेंगे ये सारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। अब एग्जाम वाले का भरोसा नहीं ना, पता लग रहा है थ्योरी का MCQ बना दे, तो इसलिए कंडीशन बतानी भी जरूरी थी। उसके बाद इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं प्रैक्टिकल, तो और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी हमारे पास। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास अनरियलाइज रेंट का। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आपके पास स्पाइरल आ चुका है, तो 5.1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस बच्चे ने नहीं की भाई कर ले, 5.2 कर ले, 5.3 कर ले। 3 में क्या है, अच्छा 3 तो मैं करवाता हूँ अभी, रुक जाओ, 3 मैं करवाता हूँ अभी, पहले ये अनरियलाइज रेंट की एक बार कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। यही है क्या अनरियलाइज रेंट, यस। कौन सी इलिस्ट्रेशन है आपके पास, नंबर क्या लिखा है, 4.7 या 5.7, देखना नंबर क्या लिखा है इलिस्ट्रेशन का। हाँ, तो 5.7 इलिस्ट्रेशन निकाल लो। थ्री मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा, 7 आप निकाल लो। पेज नंबर 11, असली में मेरी वर्ड फाइल में मैंने नोट्स बना रखे थे, तो नीचे वो वर्ड फाइल के पेज नंबर है, और मेरा सॉफ्टवेयर वो उड़ा हुआ है तो मैं कंपाइल नहीं कर पाया सारा एक साथ कि पेज नंबर डालूं सभी में। अच्छा, वैसे लिखे हो ये तो, हाँ ये चैप्टर वाइज लिखे ना, आप पूरे स्पाइरल के डाल देना, एक इंडेक्स बना के, कहानी खत्म। डाल दिए क्या पेज नंबर, ओ भाई ठीक, हाँ जैसे मतलब ये पढ़ रहे हो यहाँ तक डाल दे, ठीक है। अब कोई और मत करने लग जाना। मेरे को जादू भी आते हैं, 2-4 जादू का भी दिखाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ सोच रहे हो दिमाग में, दिमाग कुछ सोच रहा है आपका, बोलो मुझे सोचना नहीं है। सारे बच्चे ऐसे बोलो मुझे सोचना नहीं है, अंदर ही अंदर बोल लो, कुछ मत सोचो। फिर भी दिमाग में थॉट आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा होगा, मुझे क्या पता, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो, क्या बात है, कंसंट्रेशन पावर है, ठीक है। एप्पल देखा है, भूल जाओ एप्पल तुमने कभी देखा है, भूल गए, नहीं भूले, तुम भूल गए, भूल गए, अलग ही दिमाग है बेटे।
तो भगवान जी जब दिमाग दे रहे थे, हम नालायकों ने भगवान से दिमाग नहीं लिया, इन्होंने लिया है। चलो आ जाओ। तो म्युनिसिपल वैल्यू दे दी हमें, ठीक है 2 लाख। फिर फेयर रेंट हमें दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट क्या बताया पर मंथ, क्वेश्चन आपके पास है एक्चुअल रेंट पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स पेड, और नीचे क्या लिखा है, टेनेंट ने वेकेट कर दी प्रॉपर्टी कब, हाँ जब मैं सांस लूँ ना तो तुम पढ़ लिया करो। तो 31 अक्टूबर 2020, और ये प्रॉपर्टी उसके बाद हमने रेंट पे दे दी, उसके बाद 25,000 रुपये किराया। आर कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर महीने का किराया नहीं मिला। उस टाइम पे कितने रुपए का रेंट था प्रॉपर्टी का, 21,000। तो इसका मतलब 2 महीने का रेंट नहीं मिला ना, तो 21,000 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2, 42,000 रेंट हमें नहीं मिला। अच्छा 21,000 मल्टीप्लाई अभी करते हैं प्लस 25,000 रुपये कब से गया हमारा, नवंबर से आया। तो नवंबर दिसंबर 5 महीने मेरे ख्याल से, ये सुनो। तो ये हो गया 1,25,000, और ये कितने महीने करोगे, 7 लोगे, 7 और 5 12, या ये 2 महीने माइनस कर दोगे। इसलिए ये ध्यान देना है, अभी मल्टीप्लाई 7 से होगा, क्योंकि क्या निकालने जा रहे हैं अभी, पहले जीएवी, उसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स, उसमें से माइनस होता है अनरियलाइज्ड रेंट। हमेशा मेरी कुछ बातें याद रखना, मैथ का यूज़ नहीं करना है टैक्स में, क्योंकि होता क्या है कि एक हमारे अंदर है वो चीज़, हम एकदम से यूज़ कर लेते हैं और गलत हो जाता है। यहाँ क्या है, एक प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। चलो सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमें वही है एनएवी निकालना है हमें, ठीक है, बोला हुआ है एनएवी निकाल के दिखाओ। और दूसरे केस में ये बोला है अगर 1 महीने अनरियलाइज्ड रेंट ना मिलता तो क्या होता, 2 की जगह। तो सबसे पहले जीएवी निकाल लेंगे। हाँ जी, एमवी और एफआर विच एवर इज हाइयर। एफआर 2,40,000 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, स्टेप अप्लाई नहीं होगा। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट से। और एक्चुअल रेंट कितना बन रहा है, क्योंकि ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 14 1,47,000, ये कितना हो रहा है 272, तो 2,72,000। तो 2,72,000 आई थिंक जीएवी आ रहा है हमारा, ये जीएवी आ गया अपना 2,72,000। एक बार देख लो सबका आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लो प्लीज़। जीएवी 2,72,000 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा निकालूं। आ रहा है मुस्कान। अब बेटा अनरियलाइज, इसमें से क्या क्या माइनस होगा, 2 चीज़ें माइनस होंगी, अनरियलाइज रेंट और म्युनिसिपल टैक्स। अनरियलाइज रेंट 21,000 मल्टीप्लाई में 2, तो 42,000 हो गया। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया, तो वो 20,000 हो गया। आपके पास 62 आ गया, और एनएवी कितनी आ गई, हाँ वेरी गुड। जीएवी तक क्लियर है, नहीं है ना, वो भी ब्लैंक है हमारा, पढ़ के आए हो। चलो 21,000, हाँ वही तो उसका डाउट था पहले ही। सबसे पहले आपको जीएवी निकालना है। अब जब जीएवी निकालोगे तो एआर हमेशा 12 महीने का लेना है, एआर हमेशा 12 महीने का लेना है। आप कहोगे कि सर 2 महीने का तो किराया मिला नहीं है, आप यही कहोगे ना सर 2 महीने का तो रेंट अनरियलाइज है। बेटा अनरियलाइज रेंट कहाँ माइनस होता है, जीएवी के बाद माइनस होता है। आप क्या निकालने जा रहे हो, जीएवी। अब समझ में आया होगा। तो 1 साल में 12 महीने, 5 तो ये हो गए, तो यहाँ पे 7 लेने, ठीक है, बस यही डाउट था मेरा। चलो, और एनएवी आ गई अपनी। अगले केस में क्या होगा, जीएवी आ जाएगी आपकी इस बार अनरियलाइज रेंट 1 महीने का ही माइनस होगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा 2 की जगह 1 महीने कर लो, बाकी म्युनिसिपल टैक्स सेम रहेगा, और ये भी आंसर आपके पास आ जाएगा। जल्दी से एक बार चेक करके देख लो दोनों केस के आपके पास आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
शिखा ठीक हो ना? ठीक, चलो जी। चलो 5.3 देखो क्या हो रहा है। आप ना एक बार इसका इंडेक्स मतलब जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था वो पेज निकालोगे तो उस पेज पे कुछ दिया हुआ है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है। और क्या बोला है? लेट आउट क्या है? होल ईयर। यस और नो? पहला ही पेज, ये पहला ही पेज होगा, मतलब दूसरा पेज है इसके आगे। पेज नंबर मेगा कह रही थी इसमें लिखे, तो इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 2, ठीक है? तो पेज नंबर 2 दिख गया ना? ये दिख गया। तो आपकी जो प्रॉपर्टी लेट आउट है वो पूरे 12 महीने आपने किराए पे दे रखी है। पूरे 12 महीने किस पे दे रखी है? रेंट पे दे रखी है। क्या ऑलरेडी इसके लिए लिख लो, इसके लिए इलिस्ट्रेशन थी 5.1, 5.2, 5.1, 5.2। क्या हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकती है? यस। क्या हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट और वेकेट हो सकती है? यस। उसके लिए देखो, उसके लिए इलिस्ट्रेशन कौन सी आ रही है, बाकी आप वहां पे लिख लेना कौन सी इलिस्ट्रेशन आ रही है। 5.3 देखो किस चीज के रिगार्डिंग है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एसआर, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 12,000 रुपये पर मंथ। वेकेट वाला केस आ रहा है, वेकेट मतलब वो थर्ड वाला, उसमें लिख लो 5.3। इलिस्ट्रेशन क्या रेफर करोगे? 5.3। अब कान खोल के एक बात सुन लो भाई, कान खोल के। अगर वैकेंसी का रीजन है कि आपकी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी वेकेट रही, इसकी वजह से आपको 12 महीने में कुछ महीनों का किराया नहीं मिला, 12 में से कुछ महीनों का किराया नहीं मिला, ओनली वन रीजन, ओनली क्या है? एक ही रीजन, ओनली वन बोला है मैंने। वन का मतलब क्या होता है? ओनली एक रीजन है बस, और वो भी लौता क्या रीजन है? वैकेंसी। कि हमारी प्रॉपर्टी खाली रही थी, इसलिए 12 महीने जो है उनमें से हमें 10 महीने का किराया मिला, 8 का मिला, 6 का मिला, 7 का मिला, जितने का भी मिला। फिर देखो एक बहुत ट्रिकी खतरनाक चीज है, ये कोर्ट में चला गया था केस, तो उस केस में जो जीएवी है वो आपकी क्या होगी? एआर। लिख लो जीएवी इज इक्वल टू एआर। मतलब क्या समझे? हमें हायर लोअर हायर का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं, हायर लोअर हायर का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। पर कब नहीं लगाना? एक ही रीजन हो, एक बस लौता। क्या एक के अलावा और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से 12 महीने जो हैं उनमें से कुछ महीने का किराया नहीं मिला, हमारी प्रॉपर्टी खाली रही? वो तो आ गया अनरिलाइज रेंट। क्या आ गया? अनरिलाइज रेंट। फिर तो 2 रीजन हो जाएंगे। क्या उस केस के अंदर जीएवी इक्वल टू एआर आएगा? नहीं आएगा। केवल एक रीजन, और वो भी क्या, अब पता नहीं हिंदी कैसे लिखते हैं, जो भी है ठीक है, खाली होनी चाहिए। क्यों गरिमा? तो लिख लेना बस एक और लौता रीजन। और अगर ये एक और लौता रीजन है तो जो आपका एआर वही आपका जीएवी। चलो, तो इसका मतलब इस केस में कुछ निकालना ही नहीं है। मेरा एआर कितना है इस केस में? मेरा 12,000 रुपये प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है ना? और 12,000 दी है तो कितने महीने का किराया मिला होगा जब 1 महीने खाली रही? तो 11 का। देखो क्या कर आ रहा है? 132। बेटा यही जीएवी हो गया। किताब वाला कैसे निकाले, क्या करे, छोड़ो, जो मैंने बोला कहानी खत्म हो गई। ये हमारा जीएवी आ गया। क्या माइनस करूंगा इसमें से? म्युनिसिपल टैक्स पेड। पेड कितना है? 40,000। एनएवी आ गया, कहानी खत्म। ये सारा काट दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सर क्यों लिखा है? वो बताने के लिए लिखना पड़ता है।
ऐसी चीज़ें दे देते ना, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बातें हो जाती हैं बेटा फिर एग्जामिनेशन हॉल में। हम सारी राम कहानी करके आ जाते हैं, MV/FR विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, फिर AR, एक ही रीज़न वैकेंसी, कुछ करना ही मत, जो AR आ रहा है वही आपका GAV बनेगा। बस ये याद रखना जो वैकेंसी वाला होगा वो माइनस कर देना, मतलब कि उतने ही महीने का रेंट लोगे ना। 12 महीने में से 1 महीने वैकेंसी है तो 11 ही महीने लोगे ना यहाँ पे। कहने का मतलब देखना ही नहीं है, बस कहाँ देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ केस अभी आप कहोगे सर सही आ रहा है, हाँ देखा, तो ऐसा करो बेटा अगली इलिस्ट्रेशन कर ले, 3 महीने खाली है, अब गलत आ जाएगा देखना आंसर मेगा का। इसलिए तो पहले ही बोला है मैथ यूज मत करना, अकाउंटेंसी मत लगाना, 2 चीजें। अब 3 महीने में मैं तो सीधे ही कर दूंगा, 12 मल्टीप्लाई में सीधे 9, 1,08,000 मेरा ये GAV आ गया। और आप हायर लोअर हायर लगाओ, देखना आंसर गलत आएगा, करके देखो। हाँ देखा गलत आ रहा है, समझ गए होंगे अब। नहीं ये वही इलिस्ट्रेशन है पूरी, कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन तो पढ़ लो। तभी तो कह रहे टैक्स प्रोविजन से चलता है, हमारी माइंड की कैलकुलेशन नहीं चलती। हम कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी 20,000 रुपये किराए पे दे दीजिए, आ गया हमारा GAV, आ गया NAV। नहीं भाई, जो लॉ मेकर ने बोला है वही होगा। 5.5 पे आ जाओ, ठीक है। अगेन अच्छा देखो, मैं शॉर्टकट में ही पढ़ूंगा क्वेश्चन। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दिया हुआ है, सेल्फ ऑक्युपाइड, तो वो वहां चार्ट पे लिख लो, इलिस्ट्रेशन 5.5। क्या इस बार बोल सकता हूं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड? कॉन्सेप्ट लगेगा हायर लोअर हायर, क्योंकि यहां पे जो हमें प्रॉपर्टी से किराया नहीं मिल रहा वो रीजन वैकेंसी का नहीं है, वो सेल्फ ऑक्युपाइड का रीजन है। वो किसका रीजन है? सेल्फ ऑक्युपाइड का रीजन है। तो जल्दी से बता दो जी इसके अंदर हायर लोअर हायर बता के GAV कितना आ रहा है। अच्छा AR जो लोगे वो तो उतना ही लोगे ना जितने के लिए लेट आउट हुई, जितने टाइम के लिए। अभी बारिश बंद होगी आर्यंश? अच्छा बंद। आप मेट्रो से आते हो ना? बस फिर ठीक। अच्छा आप गाजियाबाद से आते हो ना? अच्छा दिलसाद गार्डन से कितना टाइम लगता है यहाँ? आधा घंटा? हाँ वही हो गया, एक तरीके से 1 घंटा ही हो गया। कितने महीने हो रहे हैं ये सेल्फ ऑक्युपाइड के? 4 महीने हो रहे हैं ना, तो 8 आ जाएगा ना यहाँ पे। जल्दी बताओ भाई। और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट्सएप करेंगे वो मुझे, जो लाइव ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगली इलिस्ट्रेशन होमवर्क है, अगली होमवर्क है 5.7 ऑलरेडी करा दिया आपको। ये 5.8 के ऊपर लिख लेना कॉन्सेप्ट। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। चलो जी, तो अब एक नया टॉपिक जिससे आर्यंश को भी समझ में आए। बाकी आप आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ खतरनाक अभी तक नहीं करवाया, बहुत हल्का क्वेश्चन करवाया। इंटरेस्ट में बाद में आएंगे। चलो जी, अब पहले पेज पे आओ। पहले पेज पे बताओ, GAV निकालना सीख चुके हो लेट आउट के केस में? लेट आउट भी पढ़ा रहा था ना मैं अभी तक आपको प्रॉपर्टी,
वो सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉम्बिनेशन आया था, ऐसा तो नहीं था ना कि बस सेल्फ ऑक्युपाइड थी, ऐसा नहीं था अभी। अच्छा, NAV तक आप पहुंच चुके हो, तो अब क्या करना है, डिडक्शन मिलेंगी कितनी, 2। एक तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब आपकी NAV आ रही है 2 लाख, तो आर्यंस उसमें से क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% मिलनी है, मतलब 2 लाख का 30%, 60,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है। तो ये तो सिखाने वाला कुछ भी नहीं है। सर ये 30% क्यों दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि सर ये क्यों दे रहे हैं 30%। इनकम टैक्स तो अपना नुकसान करवा रहा है। हमारी इनकम 2 लाख थी, उसने 60,000 रुपये कम करवा दी। असली में लोग क्या करते थे पहले, 98 से पहले लोग क्या करते थे कि अपने खर्चे दिखा देते, वाइट वॉश करवाया, रिपेयरिंग करवा दी, ठीक है, मतलब मकान के अंदर मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उनका खर्चा हो रहा है, और ज़्यादा दिखाते थे। तो सीधे सीधे इनकम टैक्स वालों ने क्या बोल दिया कि हम तुम्हें अब कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देंगे, हम सीधे 30% दे देंगे। 100 रुपये कमा रहे हो, 30 रुपये आदमी खर्चा करता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि तुम कहते हो हमने 100 कमाए, हमने 200 खर्च किए, 100 कमा के 100 खर्च कर दिए, कोई इनकम ही नहीं हो रही हमारी। बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग। सीधे हम मानेंगे 1/3, है ना, 30% का मतलब एक तरीके से सिंपल, मतलब रफली बोल रहा हूँ। तो 30% उन्होंने कर दिया, 100 रुपये में से 30 रुपये आपका खर्चा है कहानी। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि वो मेंटेनेंस, मतलब वो आ जाए कि वाइट वॉश के खर्चे हैं, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्चा है, तो उसको इग्नोर करना है टोटली। अभी दिखा दूंगा एक क्वेश्चन। तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया स्टैंडर्ड का, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब सबसे खतरनाक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कई लोग क्या करते हैं, जो घर मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसके लिए बैंक से जाके क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। और जब बैंक से लोन ले लिया तो बैंक को क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। क्या वो इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, लोगों को लगता है जो हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, वही इंटरेस्ट यहां उठा के माइनस कर दो। मेरा भाई भी यही कहता है कि बैंक से लोन ले लिया है और मैं अपनी ITR में इसी को माइनस करवा दूंगा। मैं पागल हो गया, ये माइनस नहीं होता है। कह रहा क्यों, यही तो इंटरेस्ट पे किया है। मैं ये कैलकुलेशन इंटरेस्ट की क्या है, अलग है। ये एज पर इनकम टैक्स है, वो एज पर बैंक अपना ब्याज निकाल रहा है। समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब सबसे खतरनाक चीज सीख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से सीखें इसे। टॉपिक देखते हैं कहाँ है, इंटरेस्ट का। बाकी ये सब करेंगे, थ्योरी है, कुछ नहीं है इसमें। ये आ गया जी, ये तो उसका लिखा हुआ है सेक्शन 24, ये कहानी रेजिडेंशियल स्टेटस में। हाँ, नहीं, उसका कोई लिंक नहीं, उसका कोई लिंक नहीं।
ये आपके पास नहीं है, पहले सुन लो क्या कहानी है, फिर मैं नोट्स बनवाऊंगा। सेक्शन कौन सा है? 24। उड़ ही गया वो। तो सेक्शन कौन सा है जी? 24 है। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 24 के अंदर एक तो आपके पास कौन सी डिडक्शन है? स्टैंडर्ड। आपके पास नहीं है, बोल तो दिया, क्यों चेक कर रहे हो? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक। उसके बाद स्टैंडर्ड कितनी मिलनी है? 30% NAV, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम क्या सीखने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कॉपी में हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24। हेडिंग डाल ली? जल्दी बता दो। अब मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कहानी सुनो पहले, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी। वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर, या तो मैंने प्रॉपर्टी क्या की है? एक्वायर का मतलब क्या होता है? खरीद ली है। या तो मैंने प्रॉपर्टी क्या कर ली है? परचेज कर ली है। या तो मैंने प्रॉपर्टी क्या कर ली है? परचेज कर ली है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, मतलब एक लैंड खरीदी और उसके ऊपर प्रॉपर्टी बना रहा हूं। रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन विद द बोरोइंग कैपिटल। रिपेयर करने का मतलब तो आपको पता ही है, जो मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई है उसकी रिपेयरिंग करा रहा हूँ। और आपको पता ही है घर में ऐसे रिपेयरिंग चलती रहती है, आपकी नहीं चल रही तो पड़ोसी की चल रही होगी। रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? पूरा घर तोड़वा दिया, 100 साल पहले का बना हुआ है, तोड़ दो, पैसा आ गया अपने पास, दोबारा बनाएंगे आलीशान महल, ठीक है, विथ बोरोड कैपिटल। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने उसके लिए पैसा क्या किया है? लोन लिया है, बैंक से पैसा बोरो किया। कह रहा है अमाउंट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेबल। वर्डिंग में देखो, इंटरेस्ट क्या है? पेबल है, पेड नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स क्या था? पेड था। और ये क्या है? पेबल है, मतलब ड्यू। कह रहा है जो भी आपका इंटरेस्ट ड्यू है वो आपको क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। क्या अलाउड हो जाएगा? डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ईयरली, ईयरली मतलब साल में जो हम देंगे, शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली, सेपरेटली कैलकुलेट होगा, एंड क्लेम एज अ डिडक्शन एवरी ईयर। आप हर साल डिडक्शन लो। इट इज इमटेरियल द इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड और नॉट। मतलब सीधी सी बात है, चाहे आपने इंटरेस्ट पे किया या नहीं किया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमटेरियल इररिस्पेक्टिव। हमें क्या चाहिए? बस पेबल चाहिए। आपका इंटरेस्ट बनता कितना है, ड्यू कितना हो रहा है साल का, वो हम डिडक्शन अलाउड कर देंगे। कह रहा है जो भी इंटरेस्ट एट्रीब्यूटेबल होगा, एट्रीब्यूटेबल होगा मतलब किसके साथ होगा? पीरियड प्रायर टू कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। अब पीरियड प्रायर टू कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने एक लैंड खरीदी, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है ना, आपने एक लैंड खरीदी। अब मुझे बताओ, लैंड खरीदने से पहले क्या कर लिया हमने? लोन ले लिया। कुछ पैसे हमारी जेब में, कुछ पैसा बैंक से आ गया और हमने लोन ले लिया, लैंड खरीद ली। अब लैंड के ऊपर क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे? बिल्डिंग प्रॉपर्टी अपनी बनानी स्टार्ट कर देंगे। क्या मुझे बताओ, इंटरेस्ट तो आप पहले से ही देने लग गए होंगे, चाहे 1 महीने का दिया हो, 2 महीने का दिया हो, कितने भी महीने का दिया हो। कह रहा है जो भी मनी बोरोड किया है अर्लियर एंड एक्विजिशन और कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन द सब्सिक्वेंट ईयर। कह रहा आपने पैसा बोरो कर लिया पहले और उसके बाद आपने या तो प्रॉपर्टी खरीदी या उसकी कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हुई, मतलब लैंड के ऊपर वो घर जाके बन के तैयार हुआ सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर।
क्या मीन वाइल इंटरेस्ट हमारा पेबल रहा होगा, और हमने बैंक को पे भी किया होगा, पर हमें मतलब किससे, पेबल से। कह रहा है इन सच अ केस इंटरेस्ट जो आपका पेबल है, पेड को छोड़ दो, पेबल है फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर एज रिड्यूस बाय एनी पार्ट ऑफ, ये सारी कहानी लिख दी, पढ़ सकते हो आप। विल बी एग्रीगेट एंड अलाउ इन 5, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मेरे साथ साथ पढ़ लेना। 5 सक्सेसिव फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अभी आते हैं इसके ऊपर क्या कहना चाहता है। और उसके बाद इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड एंड नॉट टिल द डेट ऑफ द कंप्लीटेशन। ये कहानी लिख दी उसने, बस यहाँ तक। एक बार क्या करो, यहाँ से दोबारा पढ़ो अपने आप से। ये जो 5 ईयर्स की कहानी लिखी थी ना, यहाँ से पढ़ लो इन सच, ये दोबारा से पढ़ लो यहाँ से, क्योंकि इसी की इंटरप्रिटेशन करनी है हमें। आपके ग्रुप में डाल देता हूँ ये लाइन। पढ़ तो सभी ने लिया होगा, समझ में किसी के नहीं आया होगा। और ये ऐसे ही भेज रहा हूँ, मतलब बस थोड़ा आप कि भाई वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो जी क्या कहानी है। इसका चार्ट बना लेते हैं, इसका चार्ट बना लेते हैं। क्या टॉपिक था? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपको तो लिखवाया ही हुआ है मैंने, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल अंडर सेक्शन 24, उससे प्रिसाइजली 24B है वो। अब देखो क्या कहानी है, इसमें 2 बातें हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किसके ऊपर है? 2 हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी लिखना गलत हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी परचेस भी हो सकती है और वो प्रॉपर्टी हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखा है मैंने। तो एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन, एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये लिख लो साथ के साथ, और दूसरा होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। मैं एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगा, तो साथ के साथ मेरे साथ एग्जाम्पल भी लिख लेना। 1 अप्रैल 2018 को हमने लोन लिया था। कितने का लोन ले लें? 20 लाख रुपए का बहुत है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का हमने लोन लिया था, और लोन लेने के बाद हमने एक प्रॉपर्टी परचेज की। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी हमने परचेज की, हाउस प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी हमने परचेज की, इसकी परचेज डेट है अक्टूबर के महीने ली हमने, 2018 में ये प्रॉपर्टी खरीदी अक्टूबर के महीने में।
और हमारे पास ओनरशिप जो आई हमारे पास, ओनरशिप आई हमारे पास, मान लो 1 अक्टूबर 2021 में जाकर। क्यों आई इतनी लेट ओनरशिप? क्योंकि उस प्रॉपर्टी को हमने मॉर्गेज करा दिया था, तो जब तक वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं रही, बैंक को हमने मॉर्गेज करा दी थी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भाई अगर हम पैसा नहीं देंगे तो तुम प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेना। ऐसा करो, परचेस का रहने दो, परचेस काट दो, थोड़ा गलत हो जाएगा उनमें, क्योंकि यहाँ वो केस नहीं बना रहे। कंस्ट्रक्शन का लिख लो, हमारी COC का मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। COC का मतलब कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई? 1 अक्टूबर 2018 को हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। और आज भी हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट आज भी हमारा पेबल है प्रीवियस ईयर 2021। आज भी हमारा इंटरेस्ट क्या है? पेबल है। मतलब आज भी हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इंटरेस्ट हम पेबल कर रहे हैं और लोन हमारा क्या चल रहा है? आज भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अभी तक हमने लोन का पैसा नहीं चुकाया। अब आपको क्या करना है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको अपना COC चेक करना है, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस दिन कंप्लीट हुई थी आपकी? सर कंस्ट्रक्शन 1/10/2018 को कंप्लीट हो गई थी। तो ये जो 1/10/2018 को कंप्लीट हो गई है, ठीक है, 1/10/2018 को कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखो वर्डिंग क्या लिखी थी कि आपने क्या करना है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, इंटरेस्ट एग्रीगेट टिल द प्रायर, ये वाली कहानी, ये देखो, इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग। इंटरेस्ट को एग्रीगेट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा डेट ऑफ बोरोइंग से, टिल द एंड। एंड मतलब कहाँ तक? प्रीवियस ईयर, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड। जहाँ एंड नॉट टिल द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब हाउस हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब किराएदार आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके पीछे चले जाओ कि आपका प्रीवियस ईयर एंड कहाँ पे हो रहा है, उसके पीछे जाके ये चेक कर लो कि आपका प्रीवियस ईयर एंड कहाँ पे हो रहा है। तो हमारा जो ये ईयर है, ये कौन सा ईयर है बताना जरा? ये ईयर है 18-19, यस और नो? हाँ, तो ये ईयर एंड कहाँ पे हो रहा होगा? ये साल कहाँ खत्म हो रहा होगा? 31/3/2018, है ना? और यहाँ पे क्या आ जाएगी? डेट ऑफ बोरोइंग, DOB का मतलब डेट ऑफ बोरोइंग। और ये क्या है? प्रायर, ये क्या है? प्रायर प्रीवियस ईयर है, और उसका लेना क्या है? एंड 31 मार्च लेना है। किसके प्रायर है? जो हमारा ईयर ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिस साल 19 क्यों आएगा? अरे इसके आपको कुछ नहीं करना, इसके पीछे आपको 31 मार्च देखना है, बस कहानी खत्म। ये अक्टूबर के पीछे 31 मार्च कब आया होगा? कहानी खत्म। अब मैं अगर प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं तो ये अगर 18-19 है तो ये 17-18 होगा, और इस साल का एंड कहाँ हो रहा होगा? यही डेट हो रही होगी। वो लॉ में वो जो वर्डिंग लिखी है, उस वर्डिंग में यही बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि भाई एंड लेना है प्रीवियस ईयर का, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर मतलब इससे पीछे वाला प्रीवियस ईयर। तो वो कौन सा है? 17-18। अगर ये 18-19 है तो 17-18 है, पर उसका एंड लेना है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए वो साल देख लो सर 18-19, उसके पीछे वाला प्रीवियस ईयर देख लो, उसका एंड ले लो 31 मार्च। मैं कह रहा हूं जो डेट हो ना, सीधे इसके पीछे देख लेना 31 मार्च कब आ रही, कहानी खत्म है।
गधे वाला काम। जिस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके पीछे आप 31 मार्च चेक कर लेना, और उसके बाद क्या करोगे, डेट ऑफ बोरोइंग 1/4/2018, तो 1/4/2018 से लेके ये कितने साल हो गया, ये तो एक भी नहीं हो रहा ना है, एक दिन भी कैसे, तो ये वाला तो होगा ही नहीं ना, फिर प्री कंस्ट्रक्शन तो होगा ही नहीं ना इस केस के अंदर। इस केस के अंदर तो बेटा प्री कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा शिखा इधर दिखाई नहीं दे रहे आप, शिखा आप ही हो ना, हाँ, इसका तो प्री कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। हाँ, ये तो पैसा जब बोरो किया उसी टाइम पे हमारी कंस्ट्रक्शन भी कम, मतलब वही वाली कहानी होगी। 6 महीने में घर बन के तैयार भी हो गया, 6 महीने में घर बन के क्या हो गया, तैयार भी हो गया हमारा। तो केवल हमें फिर करंट ईयर की डिडक्शन लेनी है, फिर तो प्रीसीडिंग हमारे पास है ही नहीं। 1 मिनट के लिए रुको, अभी कुछ मत करना। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ कुछ मत करना। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा क्या है, खतरनाक है। तो खतरनाक है तो मतलब कन्फ्यूज़न आएगी, और अगर कन्फ्यूज़न आएगी तो दूर कौन करेगा, मैं करूँगा ना। आ गई बात समझ में, हम करेंगे बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो आप। ऐसे कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि पूरी दूर होगी, आप देखना। पर इसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत बनानी पड़ेगी। ये लो, निकालो जरा 5.8 निकालो, 5.8 निकालो। 5.8 में देखो लोन कब लिया है, 1/4/2018, कॉपी में लिखो। अब जो बोल रहा हूं वो करो पहले, फिर देखता हूं कैसे समझ में नहीं आता। कॉपी में लिखो, सर ये तो यहां लिखा है, मैं कह रहा हूं ना लिखो। आपको क्या लिखना है बस कि लोन, ये क्या है, डेट ऑफ बोरोइंग। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बोरोइंग है। और डेट ऑफ बोरोइंग क्या है, 1/4/2018। कितने का लोन है भाई, 6 लाख का। लिख लो, लोन लिया है 6 लाख का, खत्म। इतना ही लिखना था बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ही लिखना था। और किस पर्पस के लिए था, कंस्ट्रक्शन करानी थी हाउस प्रॉपर्टी की, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो कि दिल्ली में था। कहता है इसका जो इंटरेस्ट है वो 10% है पर एनम। लिख लो इंटरेस्ट कितना है, 10%। इंटरेस्ट है 10% पर एनम। जो चीज एक बारी में समझ में आ जाए वो उस चीज में कोई मजा नहीं है। आगे जी बात समझ में। जब मैथ में क्वेश्चन नहीं आता था ना तो हम लोग परेशान रहते थे, आंसर निकालना है, तो ये भी ऐसे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, लिख लो COC, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कब हो गया, 15/6/2020। क्योंकि मैं अब सारी चीजें आपसे पूछने वाला हूं। और आज भी लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, हमें इंटरेस्ट निकालना है बस। असेसमेंट ईयर 21-22 का क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, यस और नो। बस अब पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर रखना है। इसको अभी बनाएंगे पूरा। यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखना ध्यान से, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अब प्री और पोस्ट का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। पोस्ट का मतलब हमें क्या करना है, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन की डेट बताओ। 15/6/2020। 10 कौन बोला, अच्छा हाँ, तो 2020। मैंने क्या बोला है, मैंने देहाती भाषा में बोला है। क्या बोला है मैंने देहाती भाषा में, मैंने बोला है नालायकों की जो ये डेट है ना शिखा, इसके पीछे बताओ 31 मार्च कब आती है। ये मैं अपने बीकॉम में पढ़ाता था बच्चों को, वो कहते हैं सर ये अच्छा है, अब तुम्हें भी ये अच्छा लगेगा। 2020, तुम्हें भी ये आसान लगेगा, देखना, मुझे पता है ना, जब बीकॉम वालों को समझ में आ जाए तुम्हें भी आ ही जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ वो छोड़ो, बस जो बोल रहा हूं वो, ये डेट ले ली एक, और यहां स्टार्ट कहां से करना, डेट ऑफ बोरोइंग से। डेट ऑफ बोरोइंग बोलो, 18। लो, अब यहां से लेके यहां तक ये टाइम पीरियड काउंट करो, कितना साल हुआ। अबे 2 साल ही तो हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक कैसे हो, 2 साल हो गए। कितने साल हो गए, 2। बचपन में 6th क्लास में किया था, लोन कितने का लिया था,
6 लाख का, तो 6 लाख मल्टीप्लाई में कितने परसेंट ब्याज है? 10%। और साल 2 है तो 2 लिख लो ना, या तुम्हें ज्यादा मैथ आती है तो लो, तो भी वो 2 ही आना है। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? 1,10,000। कोई डाउट इसमें है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता ना भाई, तुम बता। 1,20,000 आ गया। कानून कहता है कि ये जो 1,20,000 है ये एग्रीगेट है ना 2 साल का, इसे 5 किस्तों में क्लेम कर लो, 5 इंस्टॉलमेंट बना लो इसकी। तो 5 इंस्टॉलमेंट कितने की बनेंगी? 24,000 की। कहता है 24,000 रुपये लगातार 5 साल डिडक्शन ले लो। कितने साल ले लो लगातार? 5 साल ले लो भाई लगातार। और कौन से साल से मिलनी स्टार्ट होगी गरिमा? जिस दिन आपका कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, वो साल कौन सा है? ये है प्रीवियस ईयर 2021। इस साल से मिलनी स्टार्ट होगी। तो पहली 2021 में मिलेगी, 21 22, 22 23 और 24 25। अब पहले बताओ कि इतना समझ में आया नहीं? ये बीकॉम वालों को समझ में आता है, तो मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं, है ना? अब देखो ध्यान से, ये जो आपका प्रीवियस ईयर है 2021, इस साल आपने कितने महीने को इग्नोर कर देना सीधे? फुल ईयर का इंटरेस्ट अलाउड है। क्या है? फुल ईयर का इंटरेस्ट अलाउड है। फुल ईयर का, हमें कुछ नहीं देखना है। कितने का लोन लिया है? 6 लाख का। कितना परसेंट है? 10%। कितना आया? 60,000। तो कौन सा ईयर है? 2021। तो 60,000 किसके हो गए? पोस्ट के। और प्री के कितने हो गए? 24। 60 और 24 84। आंसर में देखो क्या लिखा है। कहता है 60,000 रुपए तो 20-21 के हैं और प्री कंस्ट्रक्शन के हैं 24 और टोटल आ गया 84। ईमानदारी से बताना समझ में आया या नहीं आया? भाई बोला तो सही, कानून में लिखा है 5 किस्तें ले लो, कानून में लिखा है। अच्छा, जब वहां पढ़ रहे थे तो क्या आत्मा पढ़ रही थी कोई? वो बोल नहीं रहा था 5 इंस्टॉलमेंट लिखा था वहां पे? तो पहले मैंने कानून पढ़ाया, फिर मैंने समझाने की कोशिश की, हमें समझ में नहीं आया, फिर मैंने कहा चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल और लिया और हमने उस लैंग्वेज में समझाया जिस लैंग्वेज में बीकॉम वालों को समझाते हैं कि भाई ये कहानी होती है। तो हमने ये काम किया आपके साथ। अरे भाई अभी तो 10 केस आएंगे, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। बाहुबली पार्ट 2 भी रिलीज होगी। तुमने 3 देख ली, फिर दिखाएंगे तुम्हें, चिंता क्यों करते हो? ठीक है, अभी अपने मन के सवाल रहने दो। ये बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया आप तुम्हें समझ में? तो ऐसा करो ना, तुम ये प्रॉब्लम नंबर 1 करके दिखा दो मुझे। और इसके 3 केस हैं, आंसर भी दे रखे तीनों केस के। आंसर में ध्यान मत देना, पहला केस तो करके दिखाओ, कम से कम पता तो लगे। मुझे तो सेटिस्फैक्शन हो कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। तुम कह रहे हो आ गया। अरे यार, अच्छा श्वेता अपनी बुक दे दोगे 2 मिनट के लिए आर्यंश को? आर्यंश बुक ले लो यार, ये बाकी ना नीचे जाके ले लेना बाद में क्लास के बाद।
हाँ तो 3 केस बन जाएंगे ना, वो तो पहले एक केस तो करो। लिखा नहीं है इफ द लोन टेकन वॉज टेकन ऑन, कि मतलब केस ए, केस बी, केस सी, तो ये तो 3 केस हो गए। दूसरा केस, मंथ भी ले सकते हो। एक साल 10 महीने को, तो एक साल में कितने महीने हो गए? 12, और उसके बाद 10, 22, ऐसे लिखो ना उसको। एक साल में 12 महीने, फिर उसके बाद 10 हैं, तो टोटल हो गए 22, और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 22/12 लिखो। तो जब 2 साल को मैं 24/12 लिखता हूँ, तो मैं एक साल 10 महीने को 22/12 लिखूंगा ना। अगर आप लोगों ने सेकंड केस निकाल लिया तो मुझे लगेगा कि आपको 60% आ गया, 60% अभी भी। जल्दी करो।
नहीं हो रहा ना? हो गया, देखो कोई नहीं, किसी से हो गया किसी से नहीं हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो अभी मैं भी नहीं समझाऊंगा सेकंड केस, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, हम आपको कुछ और समझाएंगे। देखो अब पहले चार्ट बनवा दूं तुम्हें, ठीक है? पहले समझ लो फिर चार्ट बनवा रहा हूं। कह रहा है ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है यहाँ पे नेट सेल पे, वो ध्यान से देखना। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, एक पोस्ट है। स्टार्ट कहां से होगा? प्री वाला। एंड कहां होगा? प्री वाले का। और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ऐसे ही पोस्ट का स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां पे होगा, और टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, सिंपल। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बस 2 मिनट की बात है। सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें प्री को नहीं समझना पड़ेगा, किसको समझना पड़ेगा? पोस्ट को। पोस्ट से कहानी चलेगी। कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। चलो अब जो केस आपसे नहीं निकला है, मैं क्वेश्चन कहां से उठाऊंगा? क्वेश्चन यहां से उठा ही लेता हूं। तो कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या डेट है? लो मैंने यहां पे लिख दी 28/2/2021। क्या बोला उसने गरिमा? कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब कि जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, जिस प्रीवियस ईयर में। कौन सा प्रीवियस ईयर है ये? 2021। यस और नो? इसके फर्स्ट डे से क्या हो जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और कब कहां एंड होगा? जब तक आपने लोन पे नहीं किया। हमारा तो लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इसका मतलब कि ये तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है, 31 मार्च 2021 तक चलेगा, और आगे आने वाले साल भी चलता रहेगा जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा। यही बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या हमारा ये पोस्ट वाला हो गया क्लियर? हो गया। टैक्स ट्रीटमेंट बाद में करते हैं। अब पोस्ट वाला, प्री वाला निकालते। पोस्ट वाला हो गया, प्री निकालते। प्री में बोला है स्टार्ट कहां से करना है? कह रहा है स्टार्ट करना है द डे कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ले लो, क्या मैं बोल सकता हूं डेट किसकी? कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, और डेट ऑफ बोरोइंग। यस नो? विच एवर इज लेटर। मुझे कौन सी बताइए? डेट ऑफ बोरोइंग। क्या है डेट ऑफ बोरोइंग? 1/4/2018 मेरी डेट ऑफ बोरोइंग है। एक
एंड कहां होगा बेटा? 31 मार्च को। अब कौन सी 31? देखो प्रायर, जो कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले आ रही है। मुझे बताओ इससे पहले 31 कहां आ रही है, बताना जरा, शिखा बताना जरा। 31/3 पक्का? ठीक है भाई। अब आप ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। हाँ, 1 साल 10 महीने, उसको कितना बोलते हैं? 22 महीने। लोन कितने का लिया है? 10 लाख का। 10 लाख रेट क्या है? 12%, 22/12 कितना आया? है? अच्छा 24 करेंगे, ऐसे किया है? कैलकुलेटर देना जरा। रुक जाओ 1/6/2018, इसके बाद 31/3/2019, ना, अप्रैल मई जून। छठा कौन सा महीना होता है? अप्रैल मई जून। जून, हाँ जून होता है। 1 मिनट, 10 महीने तो ये हो गए, 10 ये हो गए, और अगले वाले के 19, 20, 1 साल। 10 और 12, 22। 10 लाख मल्टीप्लाई में 12%, 1,20,000 तो ये हो गया, और डिवाइड में 12, मल्टीप्लाई में 22, ये आ गया 2,20,000। अभी होल्ड करो, कई बार आपकी कैलकुलेशन गलत होती है पर आंसर सही आ जाता है। ये पैसा एक्यूमुलेट हो गया, कितनी किस्तों में मिलना है? 5। 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड 44,000। तो ये पहली किस्त कौन से साल से मिलेगी? 20-21 से मिलेगी, उस प्रीवियस ईयर से जहां पे सीओसी कंप्लीट होगा। ठीक है, और इस साल कितना हो जाएगा? पोस्ट का कितना पैसा निकलेगा? पोस्ट का पूरे 10 लाख के ऊपर 12%, 1,20,000, तो आ रहा है 1,64,000 ना। एक मिनट 1,64,000 किस किस का आ रहा है? ये जो है ना, क्या दे रखा था? 1,40,000 दे रखा ना, इसको करेक्शन कर लो। आ रहा है 1,40,000। हाँ हाँ, वो नहीं, आपने 1,40,000 कैसे निकाला है? वो महीने अलग करके कह रहे हो? अच्छा, ऐसे नहीं करना है। ये आंसर करेक्ट कर लेना, करेक्शन है इसमें। 1 लाख कितना? 64,000। हाँ, जिसका 1,64,000 आ रहा है वो सही है। ये 1,40,000 भी बता दूंगा कैसे आ रहा है। ये डेट क्या करना, अगर ये 19 कर दो, डेट ऑफ बोरोइंग अगर 19 कर दोगे तो 10 महीने ही होंगे, तो 10 लाख का 12% निकल जाएगा, जो कि 1,20,000 आ जाएगा, और उसके बाद 10 महीने हुए ना, तो ये काट दोगे, मेरे ख्याल से ये 1 लाख बनेगा, और इसको 5 से डिवाइड करोगे 20,000 रुपये आएगा। क्या कह रहे हो? वह 20 महीने कहां से हो गए? डेट ऑफ बोरोइंग क्या है? 1/6/2019 हो गई है, और अगर 19 हो गई है तो 10 ही तो महीने होंगे फिर, और अगर 10 महीने होंगे तो ये 20,000 रुपये ये आ गया, और उसका 1/20 आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हुआ था? प्रिंटिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन में, पर मैंने आपको उसी से करवा दिया ना, समझ गए? वो उनको बताने के लिए कि असली में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। आपको केस एक और बनाना है ना भाई, एक केस और बना लो डी, जिसमें 1/6/2019 कर दो, और उसका आंसर 1,40,000, और ये 18 वाले का 164। अब ये 1/5 वाला निकाल दो। जिसने 1/5 वाला निकाल दिया ना, समझ लो उसको तो आ गया 100% आ गया भाई उसको। आर्यन क्लियर है ना? ठीक है, कैल्सी सारे बच्चे लेके आएंगे जी, मेरे को भी यहाँ पे एक कैल्सी मंगवाना पड़ेगा,
लड़की थी, कैश फ्लो का क्वेश्चन का आंसर निकालती थी, हमेशा सही आता था। एक दिन मैंने उसकी कॉपी मंगवाई, मैंने चेक किया तो ये तो करती गलत है, आंसर सही आता है। वो प्लस माइनस ही तो करना होता था उसमें, प्लस करते हैं माइनस करते हैं। हाँ तो बस ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में। तो ये कहानी। इसका आंसर सही है 1-10, पर ये निकलेगा नहीं किसी से। हाँ रियर और रियर है, जो कोई बच्चा निकाल दे, अनोखा ही होता है वो जो इस क्वेश्चन का आंसर निकालता है। अभी तक जितने बैच करवाए, एक बार था कोई लड़की थी उसने निकाला था, बाकी आज तक किसी ने नहीं निकाला। अच्छा हाँ, कॉलेज का बैच था, उसमें भी एक लड़के ने निकाल लिया था भाई। वो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट था, 12वीं में भी पढ़ता था मुझसे, तो अक्टूबर में बैच ज्वाइन किया था। शेयर्स के क्वेश्चन 6-6 मिनट में निकाल देते थे फटाफट, प्रो डाटा के क्वेश्चन धड़ा रहा। स्पीड बड़ी खतरनाक थी, दौड़ लगाता था मतलब। देखो ये क्या हो रहा है, ये आपके सामने नेट शेल। मैं इसी टेबल से करूंगा, अब जितने क्वेश्चन होंगे मैं सब इसी से करूंगा। अब मैं इसका चार्ट बनवा दूंगा आपको। चलो आ जाओ, सबसे पहले मुझे बताओ सीओसी क्या है आपका, क्योंकि आप लोग तो गलत भी बता देते हो मुझे। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा 28, ये मेरा सीओसी 28/2021। ठीक है भाई, तो शिखा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बेटा, 20-21, ये प्रीवियस ईयर हुआ। कहां से स्टार्ट होगा बेटा, बोलो 1 अप्रैल से 2020 से, एंड कहां होगा जब लोन फुल्ली पेड कर दिया होगा। पे कर दिया पूरा, पे कर दिया नहीं किया, तो इसका मतलब ये 31/3/2021 तक जाना। पहले इतनी बात सही है, मैं गधे वाले तरीके से करता हूं, मैं ये सोच के चलता हूं मुझे भी नहीं आता करना कैसे। अब टैक्स बाद में करेंगे, अब पोस्ट प्री का निकालते हैं। पोस्ट का हो गया, प्री का निकालते हैं। प्री में बोल रहा है कि आपने लोन लिया कब, हमारे पास तो डेट ऑफ बोरोइंग है ना। डेट ऑफ बोरोइंग क्या है आपके पास, 1/5/2019 पक्का, ये आपकी डेट ऑफ बोरोइंग है। अब एंड कहां होगा, 31 मार्च को। प्रायर ये ले लो कि ये प्रीवियस ईयर होता है, तो मतलब सीधी बात है, मतलब इसके पीछे 31 मार्च, 31/3/2020, ये टाइम पीरियड बन रहा है क्या, कितना टाइम पीरियड बन रहा है ये, 11 महीने ये टाइम पीरियड बन रहा है। तो ये तो आ रहा है 11 महीने, कितने पैसे हैं, 10 लाख। इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगी असली में, 12%। किस्मत तुम्हारी सही चल रही है। और 11 महीने, ये और ये कट जाएगा, 1,10,000 तो ये हो गया, और डिवाइड में 5 तो करना ही है, 22,000 रुपये।
कब से मिलना स्टार्ट होगा? 20-21 से। और इस साल 11 महीने क्यों बनेंगे? पूरा ही बनेगा ना, 1,20,000, तो वो आ रहा है 1,42,000। ठीक, हाँ, तो जिसका 142 है सही है। दूसरा ये कर लो 20, 19 को क्या कर लो? 20 कर लो। अब निकालना जरा 19 को 20 करके, तो एक 10 वाला आंसर आएगा। अपनी बुक में एक केस और बना लो ना। हाँ, 1,5,20। हाँ, बस 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 बस। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी? सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी? हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन तो बनेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ये 2020 हो रहा है। यस और नो? अब जब ये 2020 हो रहा है भाई, तो ये तो इसके बाद स्टार्ट होगा, तो प्री तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब बस यही वाला होना है। और इसमें भी जब होना है, ध्यान से सुनना, ये स्टार्ट कहां से होना था? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे। और खत्म कहां होगा? और ये क्या बोलते हैं, हमने लोनी 1,5 को लिया है, तो ये उसकी क्या बन गया? एक्सेप्शन, कि वो फर्स्ट डे स्टार्ट नहीं हो पाएगा अगर डेट ऑफ बोरोइंग क्या है? फर्स्ट डे के बाद की है। और डेट ऑफ बोरोइंग मेरे ख्याल से 1/5/2020 की है। तो कितने महीने बनेंगे? 11 महीने। वो 1,12,000 कितना आएगा? मतलब 12% निकाल के। अरे यार, मैं ऐसे पूछ रहा था, 10 लाख का लोन है क्या? उसका 12% कितना आएगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई में 11 महीने और डिवाइड में 12, तो आ गया ना 1,10,000। ये कह रहा था। अब बना ले नोट्स, है ना। अब तो हमने बहुत खेल खेल लिया, हमें चीज़ें भी समझ में आ गई कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जल्दी से चार्ट बना ले भाई, और फिर आगे बढ़ते हैं। IOBC, प्री पोस्ट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। नया बनाना नया बना लो, वहीं पे बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं आपकी मर्जी। तो पोस्ट का क्या है? यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, हम लिख लेंगे स्टार्ट फ्रॉम, है ना जी, पहली बात। दूसरी बात एंड ऑन, और तीसरी बात टैक्स ट्रीटमेंट। ऐसे सही हो जाएगा ना? क्यों? ऐसे बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट कहां से होगा जी? फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा, पहले दिन से। किसके? प्रीवियस ईयर के पहले दिन से स्टार्ट होगा, प्रीवियस ईयर के। कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, COC का मतलब है कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? इफ, कॉमा करके, इफ डेट ऑफ बोरोइंग, हाँ जी, इज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो डेट ऑफ बोरोइंग क्या हो रही है हमारी? एक्सेप्शन, इफ डेट ऑफ बोरोइंग इज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, then period starts from या begins from date of borrowing, then period start from date of
बोरोइंग, डेट ऑफ बोरोइंग। बताओ जी, अब समझ में आया या नहीं आया? हमेशा और हमेशा तो फर्स्ट डे से ही होना है, बस एक ही केस होगा जब हमारा डेट ऑफ बोरोइंग क्या होगा, आफ्टर हो जाए, उस केस में यहां से स्टार्ट हो जाएगा। एंड कहां पे होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। और रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या है, फुल्ली पेड होना चाहिए, पार्टली नहीं चलेगा, फुल्ली पेड होना चाहिए। पेड वर्ड लिखा है, पेबल नहीं लिखा, फुल्ली पेड होना चाहिए। अगर मैं पोस्ट का क्रक्स बनाऊं, पोस्ट का क्रक्स क्या है कि सर जो सीओसी होता है उसका प्रीवियस ईयर होता है, यस और नो, उसके फर्स्ट डे से क्या करना होता है, लेना होता है, फर्स्ट डे से लेना होता है। और कहां तक जाना होता है, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, बस यहां तक जाना होता है। ये हमारी मंजिल, ये हमारी मंजिल है। बस इस फर्स्ट डे में क्या है, स्टार है कि अगर हमारा डेट ऑफ बोरोइंग क्या हो गया, आफ्टर, तो वो कहानी कहां से स्टार्ट होगी, फिर आफ्टर से ही कहानी स्टार्ट होगी और ख़त्म तो वहीं जाके होगी। तो ये मेरा स्टाइल है क्रक्स बनाने का। और बढ़िया है कि भाई सीओसी को पकड़ो, उसका प्रीवियस ईयर पकड़ो, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन देखो, कहानी खत्म। उसमें आ जाओ, किसमें, प्री में, प्री में आ जाओ। प्री में क्या होगा, प्री की कहानी क्या है, स्टार्ट, दूसरा एंड, और तीसरा टैक्स ट्रीटमेंट। हाँ जी, स्टार्ट कहां से करना है, याद रखना, डेट किसकी, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वहां वर्ड क्या है, सीओसी, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहां क्या है, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सीओसी हो रहा है, वो सीएम लगा दो, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीएम हो जाएगा। और डेट ऑफ बोरोइंग, विच एवर इज लेटर, ये ध्यान रखना, इन दोनों में जो विच एवर इज लेटर डेट हो। और इधर एंड कहां होगा, मार्च 31 को एंड होगा, जो कि इमीडिएटली क्या हो, इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, टू द प्रीवियस ईयर। कहां से, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से। एरो यहां बना रहा हूं जानबूझ के, भाई ये ऐसे नोट्स बनवा दिए कि बस जबरदस्त। बाकी टैक्स ट्रीटमेंट जो होनी है, जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो, जितना भी इंटरेस्ट क्या हो, एक्यूमुलेट हो, उसको इकट्ठा कर दो और डिवाइड किससे कर दो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो। और कहां से मिलना स्टार्ट होगा, ये डिडक्शन अलाउड कहां से होगी, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से अलाउड होगी।
कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला जो ईयर होगा उस ईयर से अलाउड होगी, ये ध्यान रखना। जो डिडक्शन समझ में आ गया ना। इंटरेस्ट सारा इकट्ठा कर दो, डिवाइड 5 से कर दो। 5 क्यों करना है ये प्रिया बताएगी, लॉ में लिखा भाई। तुम्हें दिक्कत है 5 से, निकाल लो ट्रैक्टर, जो करना है वो कर लो। एक्यूमुलेट इंटरेस्ट एक्यूमुलेट, ये पूरी पिक्चर आपके सामने, ठीक है जी। हाँ, इसका भी तो टैक्स ट्रीटमेंट है, इसका भी टैक्स ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल ऑन ड्यू बेसिस। इंटरेस्ट किस पे डिडक्ट होगा? ऑन ड्यू बेसिस पे डिडक्ट हो जाएगा। और कैसे होगा डिडक्ट? उसके लिए एक से करके एग्जाम्पल लिख लो कि भाई 10 लाख का लोन है, मल्टीप्लाई में 12% और इग्नोर मंथ। पर वो एक केस में मंथ आ सकते हैं, वो आपको पता ही है, एक केस में मंथ आ सकते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना इग्नोर्ड मंथ। मंथ उन तो हमें नहीं करना, पर वो एक केस में आ सकते हैं, वो आपको पता है। सीधे इसमें तो 10 लाख है, उसका 12% लो, कहानी खत्म। जो आए, जो पैसा आ जाए उसकी डिडक्शन ले लो। बस वो एक केस में मंथ आ सकते हैं, वो उसमें लिख लेना, एक्सेप्ट अगर डेट ऑफ बोरोइंग क्या है, आफ्टर। इन जर्नल मंथ इग्नोर। इसका करक्स लिखना हो तो इसका करक्स क्या है भाई? प्री का सीधे बोलूं तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च सीओसी, और स्टार करके बाई चांस हमारे पास क्या हो, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर बाद में हुई तो कहानी अलग है। मतलब सीधी बात है, इन दोनों में जो क्या है, लेटरल है। इन दोनों में जो लेटरल है, वहां से आपका मीटर स्टार्ट हो जाएगा। मजा आ गया? चलो सर, बहुत मजा आ गया सर। कुछ बातें और थोड़ी सी जो लिखनी है हमें। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूल बेसिस, मतलब ड्यू बेसिस। इवन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेस पे बना रहे हो उससे हमें मतलब नहीं। तो नीचे लिखो इंपॉर्टेंट नोट, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। पहला पॉइंट लिखना IOBC, हाँ जी, क्या होगा? अलाउड होगा। IOBC क्या होगा? अलाउड होगा। किस बेस पे? ड्यू बेसिस बोल लो या पेबल बेसिस बोल लो। और वो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड होगा पेबल बेसिस पे। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन which is taken to repayment of original loan being taken for the above mentioned purpose shall be allowed as deduction। हमारा ओरिजिनल लोन तो चल ही रहा है, हमने ओरिजिनल लोन के पैसे रीपे करने के लिए फ्रेश लोन और ले लिया है, तो क्या उसके इंटरेस्ट की भी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी? यस। तो सिंपल क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट paid on fresh loan is also allowed as a deduction। बस सिंपल, interest paid on fresh loan is allowed हाँ, लिया तो वही पर्पस होगा भाई, पर्पस तो वही होना चाहिए ना, सेम पर्पस सेम होना चाहिए। तो इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन इज अलाउड एज डिडक्शन, इज अलाउड एट डिडक्शन।
अगला पॉइंट समझा पाओगे कोई? क्या है? क्या है? जो हमारा ओरिजिनल लोन है उसके इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए तो नहीं होगा। मतलब समझ गए, हमने लोन लिया था ओरिजिनल, उसके प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने के लिए फ्रेश लोन ले लिया, डिडक्शन मिल जाएगी। जो फ्रेश लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। पर हमने जो फ्रेश लोन लिया है उससे हम क्या रीपे कर रहे हैं? इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं। किसका? ओरिजिनल लोन का। तो अलाउड नहीं। तो ये लाइन तो पूरी सेम ऐसी लिखनी होगी। बाकी अगर अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो तो हिंदी में ही लिखना, जो गरिमा कहती है हिंदी में ही लिखना। और हिंदी कैसे लिखना वो गरिमा बताएगी। बोलो बेटा जरा कैसी हिंदी लिखोगे इसके लिए? हाँ, पुराने लोन के लिए, पुराने लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए, नहीं हिंदी थोड़ी खतरनाक लिख दी तुमने। सिंपल क्या बोलेंगे हिंदी में? जो हमने, थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स करेंगे, जो हमने ओरिजिनल लोन लिया है, जो हमने ओरिजिनल लोन लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमने एक फ्रेश लोन ले लिया है। उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमने एक फ्रेश लोन ले लिया है। उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, किसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है? ओरिजिनल लोन के ऊपर। वो फिर डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ये कहानी है इसकी। तो पर इसको और छोटा बनाना हो, बड़ी बड़ी कहानी बन रही है। ओरिजिनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए जो फ्रेश लोन ले लिया, फिर ओरिजिनल लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। वो कहानी इतनी जानी है यार थोड़े पार्ट में। कई बार होती ना कोई बात, आप अपनी फ्रेंड से बोल रहे हो बता देना, बता दे, वो कहती भाई अभी नहीं बता पाऊंगी, बात थोड़ी लंबी है, छोटी में बोल ही नहीं पाऊंगी मैं तुझे। आप कहती नहीं बहन फिर भी बता दे। अब वो जब बोलना स्टार्ट करती है तो ठीक है जी, वो कहानी हो जाती है। और अगला पॉइंट क्या है? अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज कमीशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोन इज नॉट डिडक्टेबल। वो सब नहीं होना। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स के लिए जो आप पे कर रहे हो वो भी नहीं होना। आपको म्युनिसिपल टैक्स पे करना था, आपने लोन ले लिया, फिर वो उस लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट जा रहा है। पर भाई आप जिसने जो लोन लिया उससे पे क्या कर रहे हो आप? म्युनिसिपल टैक्स की पेमेंट। तो भी नहीं होगा, नॉट अलाउड। तो ये कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, जल्दी जल्दी लिख लो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हफ्ते में मुझे 3 दिन ही जीएसटी पढ़ाना है। जैसे आज टाइम हो गया, नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, वो जारी रखेगा। मंडे को करेंगे, जब तक लेक्चर भी देख लेंगे वो। तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर जो 30 मिनट का लिया था जीएसटी का, अगर किसी के पास वो नहीं अच्छा देखो कोई लेक्चर चाहिए तो मेरे को बोल दिया। उनका व्हाट्सएप आ रहा है तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, उनको ज़रूरत होती है तो मैं उनको भी करता हूँ, इनका आता है तो उनको भी करता हूँ, सभी को करता हूँ, सीधी सी बात है। तो आपको जो मेरे से सपोर्ट चाहिए भाई, मैं पूरा तैयार हूँ। और सेक्शन कौन सा था इसका? 24B। और 24A क्या थी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। थोड़ा सा देखना स्टैंडर्ड डिडक्शन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक लाइन लिख लेना प्लीज, इसके लिए भी एक नोट लिख लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलनी है? 30% NAV मिलनी है। लिख लो भाई, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और ब्रैकेट में लिखना क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। एक्चुअल में हमने कितना खर्चा किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड।
तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना इंकर्ड किया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो इररिस्पेक्टिव है, इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं रिस्पेक्टिव में? जैसे रिपेयरिंग हो सकती है, कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है, ग्राउंड रेंट हो सकता है, लैंड रेवेन्यू रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स। भाई इन चीजों के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कि आप ये दिखा दोगे, देखो मैंने रिपेयरिंग करवाई है 5 लाख की, कमाई हुई मेरी 3 लाख की, रिपेयरिंग 5 लाख की करा दी। लोन लोगे उसके लिए रिपेयरिंग कराओगे, इंटरेस्ट की रिडक्शन देंगे, वो कहानी अलग है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर कह रहे हैं कि आप कह रहे हो मैं रिपेयरिंग की रिडक्शन ले रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि वो एग्जाम में दे देगा आपको नहीं लेना है ना रिपेयरिंग का खर्चा लेना, ना कलेक्शन चार्जेस, ना इंश्योरेंस, ना ग्राउंड रेंट, ना लैंड रेवेन्यू, ना प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ नहीं। सीधे कहानी क्या, 30% एनएवी खत्म। दूसरी, अगर हमारा नेगेटिव आ जाए एनएवी तो बेड़ा गर्क, फिर स्टैंडर्ड भी नहीं मिलनी। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से क्लास में कि सर अगर एनएवी नेगेटिव आ गई, प्रॉपर्टी लेट आउट है, एलओ का मतलब लेट आउट है, एनएवी नेगेटिव, पहले तो क्वेश्चन पूछा नेगेटिव आ सकती है, मैंने कहा आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, बताओ कैसे आ सकती है एनएवी नेगेटिव। जीएवी में से क्या माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स। क्या म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा हो सकता है जीएवी से? यस पॉसिबल, एनएवी नेगेटिव आ सकती है, रीजन। और अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30%? बिग नो, नहीं मिलनी। और नेगेटिव बढ़ा हो गई, सर पहले ही फेल हूं, सर इससे ना पूछ लेते हैं, ये फेल है नहीं। अब एक बार पूछ लिया, जब उसने बोल दिया फेल हो गया मैं ना, फिर पूछूंगा क्यों? मतलब अदरवाइज कोई आदमी मर गया है, उसके मर गया है ये, अब जब तेरे बता दिया मर गया, तुम आए हो यहाँ पे 10 बार क्या है एक चीज रिपीट, तू इधर आ, तेरे मारते अभी दादा, ठीक है? तो वही वाली कहानी है। उसके जिसके बीत रही है, तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसको तो गुस्सा आएगा ही, फिर ज्यादा गुस्सा आए तो पीटेगा बहुत। तो भाई ये याद रखना, अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे इसको। अभी टेस्ट है आपका 10 मिनट का, ठीक है? रेजिडेंशियल स्टेटस 2 मिनट का, पानी पी लो। तो इसमें इतना ही है आज के लिए। और ये चार्ट बना के अपने स्पाइरल में पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? कहां पेस्ट कर सकते हो पता है ना? जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे पेस्ट कर सकते हो। अगली क्लास में खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को भी, पूरी कोशिश रहेगी खत्म हो जाए। ये यहीं पे पेस्ट कर सकते हो लेट आउट के। वो बनाते हैं ना, कभी देखा है कोई गेम ऐसे छोटा सा वो पर्ची सा फोल्ड करके बना देते हैं और फिर वो खुलेगा ऐसे, तो ऐसे बटन रखना, उसका बटन दबाते ही वो खुल जाए, ठीक है? बढ़िया सा। एक लड़की ने तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी का 1 पेज का चार्ट बनाया था। वो अब हमारे घर थोड़े बढ़ गए तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया वो चार्ट, पता ही नहीं। बढ़िया चार्ट था। तुम लोग भी बनाना, 1 पेज पे पूरी हाउस प्रॉपर्टी खत्म, अगली क्लास में जब ये चैप्टर खत्म हो जाए।